बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ समारा एंड आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीक हम पैराफिलिक डिसऑर्डर्स यानी जिनसी जुनून से रिलेटेड आर्ज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हमने 2 डिसऑर्डर्स को डिटेल में डिस्कस किया। आज मैं एक और पैराफिलिक डिसऑर्डर को डिस्कस करने जा रही हूँ। ये डिसऑर्डर बहुत कॉमन है, इसको फेटिशिस्टिक डिसऑर्डर कहा जाता है। आइए जानते हैं कि इसके इलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका तरीका इलाज क्या है। सबसे पहले इस डिसऑर्डर के इलामात के बारे में बात करते हैं। इस डिसऑर्डर में मुब्तला फ़र्द किसी ऐसी चीज़ या जिस्म के मखसूस हिस्से से जिसे आम तौर पर शहूत अंगेज़ नहीं समझा जाता जिनसी तस्कीन हासिल करता है। ऐसी चीज़ या जिस्म का कोई हिस्सा जिससे फ़र्द जिनसी तस्कीन हासिल करता है जो बज़ाहिर इरोटिक नहीं होती, इनको फ़ेटिश ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। जिस्म का कोई हिस्सा या चीज़ फ़ेटिश हो सकती है, मिसाल के तौर पे कपड़े, जूते, सॉक्स, ग्लव्स, बाल, इसी तरह से फुट, कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जो बज़ाहिर इरोटिक नहीं होगा लेकिन फ़र्द उससे ग्रेटिफिकेशन हासिल करेगा, उसको हम फेटिश ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक फ़र्द को फ़ीमेल शूज़ से सेक्सुअल अराउज़ल होता है तो जब भी वो फ़ीमेल शूज़ देखेगा उसमें अर्जिस पैदा होगी और वो ख़ुद को ग्रेटिफाई करने की कोशिश करेगा, वो उसको टच करेगा, स्मेल करेगा, लिक करेगा और मैस्टरबेट करेगा। इस तरह से वो उससे जिनसी तस्कीन हासिल करेगा। अब वो ऑब्जेक्ट उस फ़र्द के लिए फेटिश ऑब्जेक्ट है। इस तरह से इस बीमारी में मुब्तला लोग किसी भी ऑब्जेक्ट से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। हर फ़र्द का फेटिश ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सभी शूज़ से जिनसी तस्कीन हासिल करेंगे। कुछ लोगों को पाँव बहुत अच्छे लगते हैं, वो जब भी किसी फ़ीमेल के पाँव को देखेंगे तो उनमें सेक्सुअल अर्जेस ज़्यादा हो जाएगी। उनका दिल करेगा कि वो उसके पाँव को लिक करें, टच करें और ख़ुद को ग्रेटिफाई करें। इसी तरह से कुछ लोगों को फ़ीमेल के हेयर्स बहुत पसंद होती हैं, वो जैसे किसी फ़ीमेल के बाल देखते हैं उनमें अर्जिस पैदा हो जाती हैं। और ये फैंटेसीज़, अर्जिस और बिहेवियर्स इनकी ज़िंदगी को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करते हैं। ये जिस ऑब्जेक्ट से जिनसी तस्कीन हासिल करते हैं उस ऑब्जेक्ट के ख्यालों में घूम रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे। अगर ये नेट यूज़ करें तो उस पर भी उसी ऑब्जेक्ट के इमेजेस को देखेंगे जिससे इनको सेक्सुअल अराउज़ल और ग्रेटिफिकेशन मिलती है। और अगर ये पब्लिक प्लेस पर मौजूद है, उनके सामने ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाता है जिससे इनको अराउज़ल होता है, तो इस ऑब्जेक्ट को चुराने की कोशिश करेंगे क्योंकि उस टाइम इनके लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा और ये चाहेंगे कि बस हम इस ऑब्जेक्ट को लें और इससे ख़ुद को ग्रेटिफाई करें। और इस वजह से समटाइम्स ये क्रिमिनल्स बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि फेटिश ऑब्जेक्ट को देखते ही इनको अराउज़ल बहुत ज़्यादा होता है और ये ख़ुद को ग्रेटिफाई करने के लिए कोई भी तरीका यूज़ करते हैं। इनका उस वक्त जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो उस ऑब्जेक्ट को हासिल करना और ख़ुद को ग्रेटिफाई करना होता है। इसके अलावा इस डिसऑर्डर को डायग्नोज़ करने के लिए 6 मंथ्स का टाइम पीरियड ज़रूरी है। अगर किसी पर्सन में 6 मंथ्स से ये अलामात मौजूद हैं तो इस पर्सन को फेटिशिस्टिक डिसऑर्डर डायग्नोज़ करेंगे। इस बीमारी की इब्तिदा प्यूबर्टी में हो जाती है। बहुत कम ऐसा होता है कि एडोलेसेंस में भी इस बीमारी का ऑनसेट हो जाता है, लेकिन मोस्टली प्यूबर्टी में ऑनसेट होता है। उसके बाद ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता सीवियर होती जाती है। यहाँ पर मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का वाहिद हल शादी है। ऐसा नहीं होता, ये बीमारियाँ शादी के बाद भी मौजूद रहती हैं। जैसा कि इस डिसऑर्डर में फ़र्द जिस चीज़ से जिनसी तस्कीन हासिल करता है वो अपने पार्टनर की भी उसी चीज़ को यूज़ करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पर्सन को फ़ीमेल पाँव बहुत पसंद है तो वो अपनी वाइफ़ के पाँव से भी ख़ुद को ग्रेटिफाई करेगा। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो वो उसके शूज़ को ले लेगा और उससे ख़ुद को ग्रेटिफाई करने की कोशिश करेगा। इस तरह से ये बीमारियाँ शादी के बाद भी मौजूद रहती हैं और बढ़ती रहती हैं। इनका इलाज करवाना ज़रूरी है। इस बीमारी की वजूहात के बारे में अगर हम बात करें तो उसकी कोई डेफिनेट कॉज अब तक मालूम नहीं हो सकी। डिफरेंट फैक्टर्स इस बीमारी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ चाइल्डहुड एब्यूज़। अगर किसी के साथ बचपन में सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ हो तो लेटर इन लाइफ ऐसा पर्सन कोई भी सेक्सुअल डिसऑर्डर डेवलप कर सकता है। इसी तरह वो लोग जो सब्सटेंस एब्यूज़ करते हैं, अल्कोहल का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे लोगों की सेक्स ड्राइव बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये लोग किसी भी सेक्सुअल डिसऑर्डर में मुब्तला हो सकते हैं। द थर्ड वन इज़ लो लेवल ऑफ एजुकेशन। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो अगर किसी ऐसे बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाएं जो उनके अपने और दूसरों के लिए नुकसानदेह होता है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, खुद को उससे बाहर नहीं निकाल पाते। इवन कि उनको इस बात की अवेयरनेस नहीं होती कि उनके इस बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस कितने ज़्यादा ख़तरनाक हैं। ऐसे लोग किसी भी सेक्सुअल डिसऑर्डर को डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह वो लोग जिनकी सेक्सुअल ड्राइव बहुत ज़्यादा होती है
تو ایسے لوگ بھی اس ڈس آرڈر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اس بیماری کے طریقہ علاج کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس میں میڈیکیشن اور سائیکو تھراپی دونوں یوز کی جاتی ہیں۔ میڈیکیشن میں SSRIs کا یوز کیا جاتا ہے۔ SSRIs سیکچول ڈرائیو کو کم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ سائیکو تھراپی میں کاگنیٹیو بیہیویئر تھراپی یوز کی جاتی ہے۔ CBT کے ذریعے سے پرسن کے ان وانٹیڈ تھاٹس اور بیہیویئرز پر کام کیا جاتے ہیں، ان کو ہیلدی تھاٹس اور بیہیویئرز کے ساتھ ریپلیس کیا جاتا ہے۔ پرسن کو یہ سکھایا جاتا ہے کس طرح سے وہ اپنے اس بیہیویئر کو کنٹرول کر سکتا ہے، اس کو ڈفرینٹ کوپنگ اسکلس سکھائے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل پرسن سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کے مائنڈ میں ایسے تھاٹس آئیں یا ایسے خیالات آئیں تو آپ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کریں۔ یہاں پہ بہت سے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہماری سوچیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ اپنی سوچوں پر کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں۔ آپ کے مائنڈ میں جب بھی ایسے سوچیں آئیں تو اپنی ٹینشن کو ڈائیورٹ کریں، آپ کوئی اور کام کرنے لگ جائیں، آپ TV دیکھیں، یا آپ کا اگر کسی اور چیز میں انٹرسٹ ہے، بک ریڈنگ میں، ایکسرسائز میں، تو آپ ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جائیں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ 5 to 10 منٹس میں آپ ریلیکس فیل کریں گے اور آپ کی اٹینشن کمپلیٹلی اس کام کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے گی جس میں آپ نے خود کو انگیج کیا ہے۔ اگر آپ 1 ویک تک ایسا کرتے ہیں، یعنی کہ جب بھی آپ کے مائنڈ میں تھاٹ آئیں، چاہے وہ دن میں 10 to 15 ٹائمس آئی ہوں، اور آپ نے اس ٹائم پر خود کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انگیج کر لیا اور اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر لیا ہے، تو ایک ویک کے بعد آپ کے مائنڈ میں وہ تھاٹس آنا کم ہو جائیں گی اور آہستہ آہستہ آپ میں امپروومنٹ آئے گی۔ اسی طرح آپ اپنے بیہیویئر کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ نے فیٹش آبجیکٹ کو دیکھا، آپ کو اراؤزل ہوا، لیکن اس اراؤزل کے نتیجے میں آپ نے وہ بیہیویئر پرفارم نہ کیا، بلکہ اس وقت آپ نے اپنی اٹینشن کو کسی یوزفل ایکٹیویٹی کی طرف ڈائیورٹ کیا اور خود کو کنٹرول کیا، تو آپ دیکھیں گے 5 to 10 منٹس میں آپ کی وہ جو ڈرائیو ہے، وہ جو ارج ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ ریلیکس فیل کریں گے۔ اگر آپ 1 to 2 ویکس اپنے بیہیویئر کو کنٹرول کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کا یہ بیہیویئر کم ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کے اندر امپروومنٹ آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ انوانٹیڈ تھاٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ کی ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے۔ یہ ٹیکنیک میں نے اپنی میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کی ٹریٹمنٹ کی ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی، لیکن میرا ارادہ ہے کہ میں ان ڈس آرڈرز کو لے کر بھی ایک بار پھر سے یہ ٹیکنیک ڈیٹیل میں ڈسکس کروں۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اپنی اس ٹیکنیک کو ڈیٹیل میں بیان کر سکوں تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، کیونکہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی تھاٹس ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو اس ٹیکنیک کے ذریعے سے ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کے اس کے علاوہ کوئی ایشوز ہے جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ مرہم ایپ کے تھرو مجھے آن لائن کنسلٹ کر سکتے ہیں، اس کا لنک میں نے اپنی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ میری آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔